इसका मूल रूप से, माफ कीजिएगा वो कॉल आ गया था एक, बहुत खेद है। इसका मूल रूप से ही कह सकते हैं कि, आवाज आ रही है आप सबको? जी जी सर, आ रही है। जी जी जी। हाँ, तो मूल रूप से हम कह सकते हैं कि जो जो मेरा अतीत है वह कभी पीछा नहीं छोड़ता। चलिए, बहरहाल अमूमन आप शायद समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे। चलिए, तो हम इसके बारे में हम सारांश की ओर उन्मुख होते हैं, बढ़ते हैं। डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी जी असमिया साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक है, और उनका जन्म जो हुआ था 1942 में हुआ था, और भारतीय साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। और उस दौरान 1982 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया, सम्मानित किया गया। और 2000 में, सन 2000 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। इंदिरा गोस्वामी के बारे में आप कह सकते हैं कि उनकी जो जीवन यात्रा है लेखन साहित्य में, जीवन के अनुभवों के आधार पर ही उन्होंने लेखन का प्रारंभ किया लेखन जगत में। और खासकर सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद रचनाएं वह हमेशा अमूमन लिखा करती थी। इसके बाद गोस्वामी जी की कहानियां में आम जनजीवन, आम लोग को प्रभावित करने पर वाले कारण बनते हैं या मिलते हैं। और ज्यादातर ये जो एक अविस्मरणीय यात्रा इसी कोटि की रचना है। आतंकवाद से भरा पूरा संसार एक बहुत बड़ा अभिश्राप है। अब इसी अभिश्राप को दिखाने का माध्यम एक अभावग्रस्त और एक जिम्मेदार परिवार और एक वृद्ध पिता और उसके घर का युवा पुत्र बीच की जो खाई है, उसका जर्जर हालात दिखाने का काम किए हैं इस कथा के माध्यम से। बुजुर्ग किस हालात में जो दुकान का जरूरत है, निम्न चीजें, उसको किस तरह से पूरा करता है, और उसके मुख पर, उस बुजुर्ग अवस्था में भी वो उसके मुखों पर मुस्कुराहट हमेशा दौड़ती रहती है। वही जो युवा है, उसकी आवश्यकता को समाज पूरी नहीं कर सकती, वह गलत रास्ता अपना लेता है। और यहां पर आतंकवाद में न तो कोई मां होती है, न कोई बहन, न कोई बड़ा परिवार, न कोई परिवार, केवल विनाश। यह अपनों का ही संहार करता है। अविन से सबसे बड़ी मार्मिक लेखिका अपने इस कहानी में दिखाने का काम की है। बुजुर्ग व्यक्ति शांति सद्भाव स्थापना करते हुए संतों भक्तों का गायन करता है, गुनगुनाता है, और उसी का जवान बेटा हिंसा का प्रतिहिंसा और प्रतिरोध के लिए व्यवस्था की हत्या करने के लिए आतंक मचाए घूमते फिरता रहता है। उसका लक्ष्य मात्र क्या है? आतंक, दहशत, उपद्रव,
गोस्वामी जी असीम के बहाने, यानी असीम भाषा के बहाने, असम के बहाने पूर्वोत्तर भारत का संपूर्ण भारतीयों की समस्या का वास्तविक चित्रण और मानवता विरोधी शक्तियों को पहचान कर उनकी क्रूरता का वास्तविक उजागर करने का काम इस कथा के समक्ष करते हैं। इसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं कथा के अगली कड़ी के रूप में। उड़वे चुर गगन मेरे काकणी, जो भाषा में लिखी गई रचना है। इसका पृष्ठ संख्या है 151। निकाल लिया आप सब? मां की मौत 2 दिन पहले ही गुजरी थी। उसकी याद में मुझे बार बार रोना आ रहा था। पिताजी दिन रात सिर पर हाथ रखे कोने में बैठे रहते। उन्हें देखकर तो मुझे मां की याद और भी सताती थी। हर रात मुझे बगल में लेकर सोती थी। इन 2 रातों में सुरंग मुझे अपनी झोपड़ी में ले गई। उसके बगल में पीले जैसा सुस्ता गया था। पर आज पिताजी मेरा बिछौना अपनी झोपड़ी में ही लगा दिया। आज सुरंग मुझे लेने आई तो उन्होंने कहा, सोने दो उसे यहीं पर। मुझ अकेले को खाली झोपड़ी खाने को दौड़ती। सुरंग के पास जाने के लिए मेरा जी तरस रहा था, फिर भी मैं चुप रहा। रात को अकेले बिछाने पर लेटा और मुझे रुलाई आ गई। अंधेरे में हाथ लंबा कर के मैंने यूं ही इधर उधर टटोल कर देखा। मां नहीं थी। कम से कम पिताजी तो मुझे अपनी बगल में सुला ले। इस आशा से पिताजी को पुकारने के लिए मैंने मुंह खोला, पर मुझे उनके रोने की सी आवाज आई। उन्हें भी मां की याद आती होगी, यह सोचकर मैं हिचक हिचक कर रोने लगा। मां, ऐसा आक्रोश करके मैं धम से पिता के बिछौने पर आ धमका। उन्होंने मुझे कस के गले लगाया। मैंने भी उन्हें बाहों में जकड़ा। उनके आंसू में गालों पर टपकने लगे। वह मुझे सहलाते रहे जैसे कि मेरी मां सहलाती थी। दूसरे दिन मौसी आई। आते ही मुझे गले लगाकर रोने लगी। उनकी गोद में मुंह छुपाए मैं भी रोने लगा। मौसी के कपड़ों से फूलों की खुशबू आ रही थी। मां के कपड़ों से हमेशा धुएं की गंध आती थी। पर मेरा मन चाहा कि मौसी के कपड़ों से धुएं की गंध आती तो कितना अच्छा होता। उनको समय पर बुलावा नहीं भेजा, इसलिए मौसी
पिताजी इस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि माँ की याद कर करके उन पर मुंह पे भी लाल हो गया। मुझसे जरा से भी माँ जैसी नहीं दिखती। मेरी माँ सांवली थी, मौसी थी गोरी। दोपहर के वक्त मौसी ने पिता से कहा कि मैं रघु को अपने घर ले जाती हूँ, इधर उसकी परवरिश ठीक से नहीं होगी। पिताजी चुप रहे। तुम्हारे काम पर जाने के बाद वो अकेला पड़ जाएगा, उसके खान पान का क्या होगा? पिताजी ने मेरी तरफ देखा। अगर उसको भेजा तो मुझसे अकेले में दिन कैसे काटे जाएंगे? तुम मर्द हो, काम शुरू करते ही सब कुछ भूल जाओगे। वे बेचारा मुसीबत का मारा हो जाएगा। मैं बैठकर दोनों के मुंह ताकता रहा। मैं जाना भी चाहता था और नहीं जाना भी। आखिर पिताजी ने मेरी 2 कमीजें पतलून थैले में रख दिए और बोले, रघु, तो अपने मौसी के साथ जा। ये कौन सी कहानी चल रही है सर? ये कहानी चल रहा है उडरे चुरुगन मेरे कोकनी की। जब उन्होंने जा कहा, तब न जाने को मेरी जी चाहा। पिताजी मुझे बहुत लाड करते थे। मुझे साथ लेकर वे कई बार छोटे पुल पर मछली पकड़ने जाया करते थे। तब हमारी लाई गई मछली माँ अच्छी तरह आग में सेकती थी। शनिवार के दिन चौराहे पर बाजार भरता था। पिताजी उधर छोटी बड़ी रस्सियां बेचने बैठते थे। मैं भी उनके साथ बैठता था। धूप तेज होने पर पिताजी छाता खोलते थे और हम बड़ी अकड़ के साथ उसके नीचे बैठते थे। उधर पिताजी मुझे चने, मूंगफली वगैरह देते थे। आज भी शनिवार था, मगर पिताजी नहीं गए। माँ के जाने के बाद से पिताजी बदल ही चुके थे। मेरा तो बिल्कुल दम घुटता है। पिताजी, आप भी आइए ना। पगला, पहले तू जा। आप कब आएंगे? पर कब? आऊंगा एक दिन, जल्द ही आ जाइए। पिताजी कुछ नहीं बोले। जल्दी आएंगे ना? मैंने फिर से दोहराया। उन्होंने सिर हिला दिया। मौसी की उंगली पकड़कर मैं झोपड़ी से बाहर आया। पिताजी दरवाजे तक आए। जुआओ की शराब की दुकान के पास पहुंचने तक मैंने बार बार मुड़कर देखा। पिताजी वहीं खड़े थे। उत्तम की दुकान के बाद झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। पिताजी भी ओझल हो गए। मौसी की उंगली छोड़कर पिताजी तक दौड़ने का मन चाहा। मैंने मौसी की उंगली छोड़ी, पर भी मौसी ने मेरी हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रघु, तुम सियाने लड़के हो, है ना? मैंने गर्दन हिलाई और चुपचाप उनके साथ चलता रहा। हम बस में बैठ जाएंगे। बस में बैठकर। हाँ। पिताजी, माँ और मैं एक बार मेले गए थे, तब बस में ही गए थे। आज फिर से वह बस की मुलायम सीटों पर बैठने को मिलेगा। यह सोचकर मैं बहुत खुश हो गया और मौसी की उंगली पकड़ ली। मौसी का घर हमारी झोपड़ी से बड़ा था, सफेद चूने से पुता। उस रात बेहद बारिश हुई, पर जरा से भी चुआ नहीं। हमारी झोपड़ी में जगह जगह पर पानी जूता था। सब जगह बर्तन रखे रहते थे। माँ उब जाती थी अगर ज्यादा ही
चूने लगे तो पिताजी सीढ़ी पर चढ़कर छाता की मरम्मत करने लगते, छत का। माँ या मैं चिमनी का प्रकाश दिखाकर इधर चूता है उधर चूता है ऐसा बताते। अगर छत चूने लगे तो पिताजी को दिया कौन दिखाएगा? मौसी के बगल में सोते हुए ये विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। मौसी, मैंने पुकारा, चुपचाप सो जाओ। मौसी ने मेरी पकड़ और भी मजबूत कर ली, मुझे थपथपाने लगी। उसकी साड़ी की गंध मेरी नाक में घुसी। माँ के बगल में सोते हुए धुएं की अच्छी सी गंध आती थी। सुरंग की साड़ी से वहां वही खुशबू आती है जैसे कि माँ की साड़ी से आती थी। उस गंध का चिंतन करते हुए मैं मौसी के बगल में घुसा। मौसी ने मुझे वहां की पाठशाला में पढ़ने भेजा। मेरा पहला वाला स्कूल इससे बेहतर था। स्कूल के सामने बरगद का पेड़ था। उसकी जटाओं को पकड़कर हम इधर से उधर झूलते थे। वैसे ही इस स्कूल के रास्ते पर भी एक इमली का पेड़ था। ढेर सारी इमलियां मिलती थी। जीभ भर कर इमली लेते समय मुझे श्री और बेंदित की याद आती थी। हमारी झोपड़ी के पास एक नाला था। हम कई बार नाले पर जाते थे। दुबक दुबक कर के डुबकियां लगाकर नहाते थे। मौसी के घर के पास नाली नहीं था, कुआं था। मौसी सुर सुर कर रस्सी खींच के सागर से कुएं का पानी निकाल कर मेरे सर पर उधेल देती। पूरे बदन में साबुन लगाती। घर पर मैं अकेला ही नहा लेता था। मैंने माँ को कभी मुझे नहलाते नहलाने नहीं दिया। मैं क्या अब नन्हा सा बच्चा था? पर मौसी सुने तब ना, मुझे गुस्सा आता था। 8 बरस का घोड़ा पर कौवे जैसे नहाता है, गंदी कहीं का, गंदा कहीं का। ऐसा कहकर मौसी मुझे साबुन लगाती थी। आंखों में झाग सा कर मेरी आंखें भी जलने लगती थी। मुझे लगता था कि मौसी को भींच लूं, पर मैं कुछ नहीं करता। बेचारी माँ को मैंने कई बार भींचा था। पिताजी के साथ कभी कभी मैं नदी पर जाता था। तब हम दोनों कंकड़ से लेकर एक दूसरे के पीठ मिलते मलते थे। उस याद से पिताजी के पास जाने को मेरा मन ललचाया। जब मौसी मेरे गीले बाल पूछने लगती, तब मैं आंखें बंद करके सोचता रहता कि मौसी की कोई संतान नहीं थी। मौसी मौसा और उसकी माँ इतने ही लोग वहां रहते थे। पड़ोस में भी मेरी उम्र का कोई लड़का नहीं था। जो बड़े थे वह मुझसे अपने खेल में शरीक होने नहीं देते थे। मैं बहुत ऊब जाता था। तब मौसी अपना काम छोड़कर मेरे साथ खेलती थी। मौसी अंटों से खेल नहीं जानती थी, लेकिन 5 कंकड़ वाला खेल बहुत ही अच्छा खेलती थी। पीट पीट कर के कंकड़ पकड़ती थी। मौसी के पास बहुत बहुत गजे गजवे थे। मौसी के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। मैं ठगा भी लई मैं ठगा भी लूं तो मौसी की समझ में कुछ नहीं आता था। जब पूरे अंटे मरे हो जाते, तब वह मुझे गोद में बिठाकर, बड़ा होशियार है मेरा राजा बेटा, ऐसा कहकर हंसती थी। जब मैं स्कूल जाने निकलता तब मौसी आंगन में खड़ा होकर मुझे देखती थी। ठीक से जाओ। हाँ मौसी। इमली के आकर्षण से मेरे कदम जल्दी जल्दी बढ़ते थे। मौसी के घर के सामने वाली सड़क सीधी जाती, बाद में मुड़कर एक आम का पेड़ है। उधर पहुंचने तक मैं रोज पीछे मुड़कर देखता था और मौसी के हाथ हिलाकर जो दौड़ लगाता था, तो एकदम इमली के पेड़ के नीचे मेरे हाथ हिलाने तक मौसी आंगन में खड़ी रहती थी। एक बार मैं हाथ हिलाना भूल गया तो मौसी को एकदम बुरा लगा। स्कूल से जब लौटा तो कहने लगी, रघु, आज तूने मुझे मुड़कर देखा ही नहीं।
कब मौसी? स्कूल जाते वक्त। भूल गया? ऐसे कैसे भूल गया? मुझे तो मुझसे अपनापन ही नहीं है। मैं ही तुझ पर जान देती हूँ। मौसी की आंखें भर आई। मुझे बहुत बुरा लगा। पीछे मुड़कर नहीं देखा तो इसमें मौसी को इतनी दुखी होने की क्या बात थी? यही मैं सोचता रहा। उस दिन से आम के पेड़ के पास पहुंचते भी बिना भूले पीछे मुड़कर देखने लगा। रात को मौसी मुझे कहानी सुनाती। उस रात मुझे चरुंगन की कहानी सुनाई। एक था चरुंगन, एकदम नन्हा सा। एक दिन उसकी मां मर गई। चरुंगन घोंसले में अकेला रह गया। चरुंगन की एक मौसी थी। उसने बड़ी ममता से अपने पंखों से तले सहारा दिया, उसे प्यार दिया, पाला पोसा। मैंने मौसी से पूछा, मौसी, चुरंगन की मौसी के अपने बच्चे ही नहीं थे क्या? नहीं बाबा, वह मुई थी, वह बदनसीब। तब चुरंगन की मौसी उसका पालन पोषण करने लगी। मौसी उसे बहुत प्यार करती थी। वह उसे अपनी ही बच्चा समझती थी। मौसी ने उसे उड़ाना सिखाया। बच्चे ने पंख फैलाए, वह आकाश से उड़ने लगा। मौसी खुशी से फूली न समाई। एक दिन चुरंगन घोंसले से बाहर निकला और उड़कर दूर दूर चला गया। मौसी चुरंगन को भूल न सकी और उसकी राह देखती रही। कहने लगी, ओ रे चुरंगन मेरे, कब आएगा तू? प्यार करता है, प्यार करती हूँ तुमसे मैं, पर भूल गया रे तू। और उस चुरंगन की याद में मौसी घोंसले में रोती रहती थी। कहानी सुनाते सुनाते मौसी खुद ही रोने लगी। उसका रोना देखकर मैं भी रोने लगा। मौसी ने मुझे गोद में लिटाया और थपथपाते हुए धीमे स्वर में गाने लगी, ओ रे ओ रे चुरंगन मेरे, ओ रे चुरंगन मेरे। हमारी छमाही परीक्षा हो चुकी थी, मगर पिताजी एक बार भी मौसी के घर नहीं आए। मुझे उनकी माँ की बहुत याद आती थी। रविवार के दिन कभी कभी मैं मौसा जी के साथ बस स्टैंड पर जाया करता था। तब शायद किसी बस से पिताजी उतरेंगे, यह आशा से मैं देखता रहता। पर पिताजी नहीं आए। मैंने उनसे कहा था जल्दी आना, बहुत राह देखी। एक दिन पिताजी आ धमके। स्कूल की छुट्टी थी। मैं अकेला ही आंगन में अंटों से खेल रहा था। सामने कोई खड़ा था। ऊपर देखा तो पिताजी। मैंने अटके फेंक दिया और अंटे फेंक दिया और पिताजी के की कमर में बाहें डाल दी। मौसी, पिताजी आ गए। पिताजी ने मुझ पर कसकर पकड़ा। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। मौसी बाहर आई। चाय पीते वक्त पिताजी ने कहा, रघु को लेने आया हूँ। मौसी के हाथ का सूप जमीन पर गिरा। उसमें से चावल का सब जगह बिखर गए। मौसी बिल्कुल गई बीती। सूप भी ठीक तरह पकड़ना नहीं जानती। तुम निकालोगे काम पर निकलोगे, रघु अकेला रह जाएगा, उसका क्या होगा? वो अकेला नहीं होगा। नहीं कैसे? मैंने दूसरी शादी की, पिताजी ने धीरे से कहा। क्या? मंगुरी को चल बसे 6 महीने। मोगी मोगुरी मोगुरु, माफ कीजिएगा, मोगुरु। यहाँ पे देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है या फिर ये भाषा का प्रतिरोध है, इसके बारे में थोड़ा असमर्म हूँ। लेकिन देशज शब्दों में मौगी भी कहा जाता है और इसलिए थोड़ा सा मोगरू, इसलिए थोड़ा सा देशज शब्दों का प्रयोग किया गया। चल बसे हैं, 6 महीने भी नहीं हुआ और तूने क्या करता? दुनिया में रहना है तो बड़ी मुसीबत में था। आखिर रघु भी कितने दिन यहाँ रखता? मौसी का चेहरा तमतमा गया। रघु का नाम मत लेना। उसे वहां ले जाकर क्या सौतेली माँ के मुंह में दोगे? मैं उसे कभी नहीं भेजने वाली। मौसी गुस्से से बोलने लगी। दोनों के मुंह ताकता रहा। सौतेली माँ? मौसी ने मुझे सौतेली माँ की बहुत कहानियां कही थी। सब सौतेली माएँ बुरी होती हैं, यह मैं जानता था। पिताजी मेरी
मेरी सौतेली माला है। यह सोचकर मुझे रोना आया और माँ की याद में हिचकियों पर हिचकियां भरता रहा। रघु को सौतेली माँ से कुछ तकलीफ नहीं होगा और उसे प्यार ही करेगी। यहाँ तुम मुझे मत बताना, तुम अभी से कैसे जान गए? वह पड़ोस में ही रहती थी। हमारे रघु को वह बहुत चाहती है। कौन है वह? सुरंग। सुरंग? मेरी आंखें चमक उठी। हटो। सुरंग भी कभी सौतेली माँ हो सकती है भला? वह कितनी अच्छी है। उसकी बगल में जब सोया था तब मुझे लगा कि जैसे मैं माँ की गोद में सो गया हूँ। मैं फकत से हंसा। पिट करके खुद पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी, मैं चलूंगा। पिताजी हंसे, मेरे बाल सहलाने लगे। मौसी चुपके से खाली सूप लेकर अंदर चली गई। मौसी, मेरे कमीज किधर है? पतलून किधर है? कह कर मैं उसके पीछे दौड़ा। मौसी रसोई घर में खड़ी थी। उनकी नाम लाल हुई उनकी नाम लाल हुई उनकी आंख लाल हुई थी। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। रघु, क्या तुम सचमुच जाएगा? सचमुच यानी? मौसी, पगली मौसी क्या पूछती है? जानती ही नहीं? मैंने सिर हिलाया। यहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? यहाँ मुझे अच्छा लगता था, पर पिताजी के साथ अच्छा लगेगा। मैंने मौसी से वैसा कहा। मैं ही पगली। ऐसा बोलते बोलते मौसी ने सूप में चावल डाल दी। मौसी, बाहर चावल बिखरे हैं, वैसे ही पड़े हैं। हाँ, जानती हूँ चावल बिखरे हैं, मैं जमा कर लाऊं। नहीं रघु, मुझसे बिखरे थे, मैं ही जमा कर लूंगी। कहकर मौसी बाहर चली गई। दोपहर भोजन के बाद मौसी ने मेरे कपड़े थैले में रख दिए। मेरी मनपसंद पिपरमिंट मेरी जेब में भरी, कुछ लड्डू बांध दिए। आएगा ना कभी कभी, कभी कभी। मैंने सिर हिलाया। पिताजी के तैयार होने से पहले ही मैंने पैरों में चप्पल भी पहन ली। मैं आंगन में आ पहुंचा। मौसी ने मुझे कसकर गले लगाया, चूम लिया। मैं शर्मिंदा हुआ। पिताजी ने देखा होगा, यह सोचकर मैं लाल हो गया। पिताजी का हाथ पकड़कर मैं चलने लगा। पिताजी, क्या नाले में अभी तक पानी है? पिताजी, हाँ। छोटे पुल पर मछलियां पकड़ने जाएंगे ना? सुरंग का क्या हमारे साथ ही रहेगी? मैं बहुत कुछ जानना चाहता। पिताजी हंस हंसकर मुझे जवाब देते थे। विदित और सिरी के बहुत सारे समाचार सुनाने थे। जेब में से इमलियां देनी थी। घर पहुंचने को मैं बहुत उतावला था। खुशी खुशी मैं बस में चढ़ा। बस चलने शुरू हो गई। बोलते बोलते जेब में हाथ डाला। मौसी के दिए पिपरमिंट हाथ लगे और झट से मुझे याद आया कि आम के पेड़ के पास पहुंचने पर पीछे मुड़कर मौसी को हाथ हिलाना मैं भूल गया था, बिल्कुल भूल गया था। यही कहानी आपका संपन्न होता है, समाप्त होता है। इसका शीर्षक जिस हिसाब से है उसी हिसाब से अमूमन इसकी जो कहानी का रचा बसा पूरा का पूरा ओले चिड़ैया का आशय यह है कि रचनाकार मीना कांकोंडकर इस रचना के माध्यम से एक मानव की संवेदनाओं को बड़ा कम शब्दों में पिरो दी है। बहरहाल, यह लेखिका के बारे में और इस कहानी का सारांश के रूप में आगे बढ़ते हैं। मीना कांकोडकर, इनका जन्म गोवा के पोलोलम में 21 सितंबर 1944 को हुआ। यह मुख्यतः बाल्य मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित कथा लिखती हैं।
अब इससे भी बढ़कर संतान विहीन माता की ममता पर आधारित रचना ग्रामीण परिवेश में यथार्थ चित्रण करते हुए अंकित करती हैं। और एक बार और बता दें आपको कि भारतीय समुदाय में, भारतीय समाज में यह पदार्पण है कि जब तक निसंतान माता को अभिशप्त माना जाता है, भारतीय समुदाय या भारतीय समाज में निसंतान माता को अन्य अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। और इस कहानी में अपनी दीदी के नहीं रहने पर दीदी के पुत्र को अपने पास ले जाने की लालसा और मौसी की मातृहीन होती है और उस पे अपने बच्चों के पर ममता लुटाने की प्रक्रिया, तमाम सुख सुविधाएं डालते हुए भी उसके साथ खेलना, कूदना, मस्ती करना, उसको कोई दुख दर्द ना देना, उसे गोद में बिठाना और भूल जाना कि उस किसी और का बच्चा या दीदी का बच्चा है। उसे अपने संतान की तरह लालन पालन करना, अपना संपूर्ण मातृत्व लुटाती हैं वह, यह पात्र, उसकी मौसी। इस कहानी में मातृत्व को दिखाया गया है और यह कथा बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कथा है, जो कि इसके माध्यम से मीना कांकोडकर ने ये जो काकणी भाषा में लिखी गई कथा आपके समक्ष एक ममता माँ का जो प्यार है, जो निसंतान माँ है, किस तरह से बच्चों पर लुटाती है, उसके बारे में यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। और कथा कुछ आप यूं ही लिख सकते हैं कि अगर मूल संवेदना की बात आएगी तो आप लिखेंगे कि ओ रे चुगनगर मेरे, कोंकणी भाषा में लिखी गई यह प्रसिद्ध कहानी है। मीना काकोडकर जी बाल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह लिखी गई दास्तान पेश करती हैं और खासकर जो छोटे छोटे जो संवाद आपको दिखलाई पड़ते हैं, आम का पेड़, इमली का पेड़, बालपन निहाना, गोदी में बैठना, माँ को भींचना नहाने के समय, क्योंकि बच्चे लोग आप गौर करेंगे, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 8 साल 10 साल के, वह खुद किसी को कोई नहलाता है तो बड़ा हिचकिचाते हैं। तो वो जो परिवेश है, पूरा बुनने का काम, उस भाषा शैली का प्रयोग करने का काम मीना काकोडकर जी बहुत बारीकी से करते हैं इसमें। और निसंतान का, जिसको हमारे शब्दों में कहा जाए, हमारे शब्दों में नहीं, जो सामान्य समाज के शब्दों में कहा जाए, बांझ, बांझ का जो दर्द होता है वह एक सिर्फ स्त्री ही समझ सकती है। बहरहाल इसी पर यह रचा बुना कथा था। इसके उपरांत कल की कड़ी में हम लोग MSD 12 का अंतिम कड़ी के अंतर्गत कल हम लोग अपना अपना कर्म जवाबी कार्ड 5 पत्र के बारे में अंतिम दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए आज के लिए कक्षा हम यहीं पे संपन्न करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।